सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम बहुत ही रोचक और परीक्षा के अंक लब्धांक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय ज्योग्राफी में है। और क्योंकि आप सभी ने जैसे हैंड रेज किया कि आप सभी ने मैप ले लिया है, तो यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि ज्योग्राफी को यदि मैप से समझ जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप जीएस के फील्ड में स्टार हो सकते हैं एक समय के बाद, क्योंकि आप घटनाओं को भौगोलिक लोकेशन से जब जोड़कर देखते हैं तो वो घटनाएं केवल घटनाएं नहीं रहती हैं, बल्कि वो इतिहास बन जाती है। और सरकार ने नवीन शिक्षा पद्धति में देखेंगे, स्कूली शिक्षा में भी इस चीज को लागू किया कि एक विषय को दूसरे से इंटरलिंक किया जाए। तो आज मैं इसी कड़ी में कक्षा को आगे बढ़ाता हूं। आप सभी को मैंने आज का हेडिंग लिखवा दिया था कि आज हम पहले चैप्टर के भाग 2 को शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के हम भाग 2 को आज देखेंगे, वहीं से क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। शुरुआत करते हैं। कल मैंने एक टॉपिक देकर छोड़ दिया था जिसका नाम था भारत का भौगोलिक परिचय, और हम पार्ट 2 में थे। तो आप लिख देंगे कॉपी के शीर्ष पर भाग 2, भारत का भौगोलिक परिचय। यहां से क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। भारत का भौगोलिक परिचय। पहला चैप्टर सबसे अधिक लंबा होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में ही संपूर्ण ज्योग्राफी का रूट है, जड़ है। तो उस दृष्टिकोण से पहला चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय महत्ता रखता है। और आप जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो आप पाएंगे इस चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इस बार मैंने कई नए पॉइंट्स का समावेशन भी किया है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। जैसे एक पॉइंट है गोंडवाना लैंड क्या होता है। तो कई बार हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसकी व्याख्या नहीं समझ पाते हैं, तो उसको भी देखेंगे। मैप सब ओपन करके रख लीजिए। भारत के भौगोलिक परिचय में हम हैं। एक बार मैं भारत का मैप सामने रखता हूं। ये जो मैप है, यह भारत का विशाल मैप है। अपने अपने मैप्स को समक्ष रखिए। जिस पार्ट में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी वहां चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, एरिया की। किसी भी देश के पास कितना एरिया है, यह बहुत मायने रखता है। ठीक ठीक व्यवहारिक जीवन में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसके पास कितनी जमीन है। जिसके पास अधिक जमीन होगी वह सांवृद्धिक तौर पर अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास कम जमीन होगी उसकी समृद्धि कम मानी जाएगी। तो क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो दुनिया में भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर है। आबादी में 2 नंबर पर था, लेकिन हाल ही में 1 नंबर पर आ गया है चीन को पछाड़ कर। तो यह दोनों तथ्य पहले लिखेंगे आज। सबसे पहले पॉइंट में लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। ब्रैकेट में रूस, कनाडा, कॉमा दे देकर, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये सब रटा हुआ होना चाहिए सभी को। रूस, कनाडा,
अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 7वां स्थान है। क्लियर है? हम बहुत छोटे से राष्ट्रों में से एक हैं। क्षेत्रफल में हमारे पास बहुत कम जमीन है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। विश्व में पहला स्थान है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में पहला स्थान है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, चीन का दूसरा स्थान है। 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 ठीक है, इसको याद रखा जाना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जमीन कितना मिला है। तो जमीन मिला है 2.4%। जो वैश्विक भूमि का कुल हिस्सा हमें मिला है वो मिला है 2.4%। और जनसंख्या कितनी रहती है हमारे पास? 17.5%, 17.5%। यह बड़ी बेईमानी हो गई है कि भारत जैसे देश के साथ। आरंभ में नहीं थी, लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण न रखकर हमने इसको उस स्वरूप में बदल दिया। तो लिख दीजिए, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। जबकि जबकि पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। कोई बताएंगे कि न्यू मुरे द्वीप कहां पर है? जल्दी। पश्चिम बंगाल में। वेरी गुड। और ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 3 जिले अलग अलग राज्यों में हैं? वेरी गुड, पांडिचेरी के 3 हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। मुख्य बातों में आते हैं। 4 बातें अभी हमने देख ली। एक तो कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर के देश हैं। जनसंख्या में हम 1 नंबर पर में हैं। जमीन मिला है पूरी दुनिया का 2.5% के आसपास, 2.4%। आबादी मिली है 17.5%। इसको ध्यान में रखना है। अब आप ध्यान देंगे, इस चैप्टर में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े और छोटे राज्य जरूर पूछे जाएंगे, इसको याद रखना है। तो यदि आप नक्शे को देखेंगे, अपने 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 मैप्स को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि राजस्थान, जो ये वाला हिस्सा है, सबको दिख रहा होगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है। अपने अपने नक्शे में देखिए, दिख जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा है, उसको देखना है और समझना भी है। उसके बाद देखेंगे तो नंबर 2 पर आपको दिखेगा मध्य प्रदेश, जो यहीं सटा हुआ है। लोकेशन भी फाइंड करते हुए चलना है, इस तरह से है। एमपी, ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर में देखेंगे तो राज्यवार महाराष्ट्र आ जाएगा। ये राज्य है। ये तीनों एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़े राज्यों में गिने जाते हैं। खास करके तीनों पश्चिम में ही है। यदि आप इसको ठीक से देखेंगे तो तीनों पश्चिम भारत में पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए। ध्यान रखें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ध्यान रखें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऊपर से नीचे की ओर लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा।
पहला में लिखिए राजस्थान, राजस्थान। दूसरा में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरे में लिखिए महाराष्ट्र का टॉप 3 में स्थान है, टॉप 3 में स्थान है। कभी भी आज के बाद नक्शे में पूछा जाए तो एक अंदाजा होना चाहिए कि यह है राजस्थान, उसके नीचे है एमपी, उसके नीचे है महाराष्ट्र, बगल में केवल एक यहां पर राज्य छूटता है, गुजरात। ध्यान देंगे, जो तट में चला गया है, एकदम एक ही राज्य बचता है। ठीक है, अब जिला की बात करते हैं। राज्य तो याद रह जाएगा, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र एरिया में, लेकिन जिला में भी याद रखना है। तो लिख दीजिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले। पहला लेह, लद्दाख वाला लेह, लोय का रह, लेह। ब्रैकेट में लिख दीजिए शीत मरुस्थल, पूछा जाएगा, या ठंडा मरुस्थल, शीत मरुस्थल। लेह के ब्रैकेट में लिख दीजिए शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर लिखिए कच्छ, कच्छ गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। मैप में देखिए कच्छ कहां पर है, खोजिए कच्छ। कच्छ के बारे में दो बात तो कभी नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए, ये रहा आपका गुजरात, ये ऐसे है, ये गुजरात राज्य है। इसमें आपको नीचे मिल जाएगा कच्छ। मैप में देख लीजिए, यहां जूम करके दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। कच्छ के ब्रैकेट में लिख दीजिए दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, कौमा जंगली गधे का पाया जाना। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक प्रजाति होती है कियांग जैसी, एक प्रजाति यहां भी पाई जाती है। जंगली गधे का पाया जाना पूछता है क्वेश्चन। सबसे बड़ा जिला है लेह, नंबर 2 पर सबसे बड़ा जिला है कच्छ। 3 में लिखिए जैसलमेर, जैसलमेर, राजस्थान, राजस्थान। ब्रैकेट में गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। ठीक है, आज के क्लास के बाद ये सभी पॉइंट आज ही पूछेंगे, इसको स्मरण में रखते हुए चलेंगे। गर्म मरुस्थल, राजस्थान, जैसलमेर। 3 बातें हो गई। अब देखिए कितना अच्छा संयोग है कि ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल दोनों बड़े जिलों में शामिल है। लेह भी है, जैसलमेर भी है। अब बीच में एक क्या है, कच्छ का रण, कच्छ जिला है गुजरात में, इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि राज्यवार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये देखिए यहां पर इतना ही बड़ा है गोवा, इतना बड़ा मैंने जीरो बनाया है बोर्ड पर। गोवा को देखिए, गोवा कहां पर है, किस लोकेशन पर है, पश्चिम इस साइड पड़ेगा, सागर के पास सटा हुआ, अरब सागर में। लिखिए अगला पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अति महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा है, जिसमें केवल 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ठीक है, कभी नहीं भूलना है।
गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनको चुनाव लड़ने में बड़ी सुविधा होती है। मात्र 2 विधायक चाहिए। बात समझ रहे हैं? 2 ही विधायक पर चुनाव नहीं हो जाएगा। ये जिला वाइज होगा विधानसभा क्षेत्र, वैसे ज्यादा होगा, एक 5-6 हो, उतने पर ही चुनाव जीता जा सकता है। और वहां के चीफ मिनिस्टर बुलेट से दोनों जिले घूम लेते हैं राज्य में, बिना हेलीकॉप्टर के। बिल्कुल हेलीकॉप्टर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2 ही जिला है, दरभंगा और मधुबनी। तो 2 जिले में क्या हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी? हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए भी कम से कम 3 जिलों का डिस्टेंस चाहिए होता है, उड़ान भर सके। तो यहां पर बुलेट से ही कार्य हो जाता है। बहुत छोटा सा जगह है, राज्य है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जो बेहद महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्चुअल भी है। यदि हम जनगणना को आधार मानते हुए चलें तो आप पाएंगे कि जिस बिंदु पर बदलाव होता है उस बिंदु से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे। शीर्षक रहेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। 4 का नाम तो कभी नहीं भूलना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। अब इसमें चूंकि 2021 का सेंसस अभी कागज पर ही घूम रहा है, भारत सरकार के सर्कुलर्स में ही घूम रहा है, जब इंप्लीमेंट होगा तब देखा जाएगा। अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन यदि हम 2001 की जनगणना की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, सबसे पहले होगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद होगा उत्तर प्रदेश के बाद होगा महाराष्ट्र, उसके बाद होगा बंगाल। 2001 की मैं बात कर रहा हूं। चौथे नंबर पर होगा बिहार। लेकिन बिहार ने सोचा कि और क्षेत्रों में रैंक भले ही बदले या ना बदले, लेकिन इस क्षेत्र में रैंक जरूर बदल देते हैं। तो बाकी राज्य यथावत ही रहे चारों में से। उत्तर प्रदेश के बाद 2011 में महाराष्ट्र रहा, लेकिन परिवर्तन आपको यहां देखने को मिलेगा। बिहार नंबर 3 पर अभी आ गया है 11 की जनगणना में, और बंगाल को पछाड़ दिया। इसको ध्यान रखिएगा। तो जिस भी जगह पर कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो, वी शुड हमें ड्रास्टिक परिवर्तन को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेमोराइज द ड्रास्टिक चेंजेस जहां भी हो। तो इसको देखिए, 4 पर से 3 पर आ गया। तो आज बिहार का तीसरा नंबर है। अभी फिलहाल तो यही पूछा जाएगा, 3rd पर बिहार है। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, सेम, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, ये तो हुए 4 सबसे बड़े। सबसे छोटा भी एक याद रख लीजिए। इसके बाद कौन सा है सबसे छोटा? वेरी गुड, सिक्किम है। एक लाइन सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे। इसके बाद जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसकी जीवन रेखा तीस्ता नदी है। कभी नहीं भूलना है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसकी जीवन रेखा तीस्ता नदी है। तीस्ता। ठीक है, तीस्ता को नहीं भूलिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसकी जीवन रेखा तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी है। कौन सा राज्य किस नदी के आसपास है, इसको बिल्कुल फोकस में रखना चाहिए। आगे चलते हैं अगले बिंदुओं की तरफ।
अब भारत के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। इस मैप को यदि आप ठीक से देखते हैं तो चूंकि दिशावार ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, उधर वालांगू सर क्रीक। वैसे उसका एक और नाम पड़ गया है वालांगू का, क्या नाम है उसका? किविथू। तो वहां पर किविथू भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि सीमा आगे पीछे जाती रहती है, उस जगह पर लगातार संघर्ष चल रहा है। तो जहां वालांगू लिखा था कल, वहां किविथू जरूर लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें आइए, ये जो बिंदु है कन्याकुमारी, कल लिखवाए थे कि मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कन्याकुमारी है। इसके नीचे में देखिए हिंद महासागर है, नीचे में मैप में देख लीजिए। सागर के तीन ही पार्ट हैं, बाएं तरफ अरब सागर है, दाएं तरफ बंगाल की खाड़ी है, और सबसे नीचे में है हिंद महासागर। ये दोनों सागर ऐसे आके मिलता है वी के शेप में, और जब मिलता है तो हिंद महासागर कहलाता है। यह सबको याद होना चाहिए। अब जिस तथ्य की मैं चर्चा करने वाला था, वह तथ्य यह है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? कौन बताएंगे? महाद्वीप तो आता है समझ में। सबसे पहले तो मुझे कोई महाद्वीप बताए कि महाद्वीप क्या होता है। इतना बड़ा, इसकी क्या परिभाषा है? देखिए, एक चारों ओर क्या होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई उत्तर है इसमें? देखिए, बेसिक जो फर्क है वो ये है कि राष्ट्र तो हम बांट सकते हैं, जमीन बांटकर देश बना लेंगे, लेकिन जो महाद्वीप है वो प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट से थोड़े अलग हैं, लेकिन वो प्लेट्स ही है एक तरह से, जिसकी संरचना में मनुष्य कोई परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए उनका नाम महाद्वीप है। इसको ध्यान रखिएगा। और वो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। भारत क्या है, जैसे आज का जो भारत है वो हमने बनाया है। कभी पाकिस्तान इसका हिस्सा था, कभी अफगानिस्तान इसका हिस्सा रहा होगा, कभी बांग्लादेश इसका हिस्सा था, कभी म्यांमार इसका हिस्सा था। तो हमने क्या किया, उसको अपने हिसाब से बांट लिया। वो देश है, राष्ट्र है। लेकिन एशिया को ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टुकड़ा ही ऐसा बना हुआ है कि उस प्लेट के आकार में परिवर्तन केवल ईश्वर के बस की बात है, मनुष्य नहीं कर सकता। किसी प्राकृतिक भूगार्भिक घटना से हो सकता है। तो इतना अंतर जरूर ध्यान रखना है कि जो महादेश हैं वो एक तरह से प्राकृतिक रूप से निर्मित एरिया है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। अब समुद्र को काटकर हम रोड नहीं बना सकते बीचों बीच, संभव नहीं है। उप महाद्वीप की बात करते हैं। जब किसी देश का हिस्सा बहुत बड़ा होता है तो उसे उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए नोट में। भारत की विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत के विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, कहा जाता है। दूसरा पॉइंट नोट में ही, अभी देखिए क्लास 6 में एक चैप्टर ऐड हुआ है, पांचवा चैप्टर, कभी पढ़िएगा एनसीईआरटी, इंडिया अर्थात भारत। बहुत शानदार चैप्टर है। उसमें बिल्कुल ही पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच बदल दिया गया है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एक संस्कृत का श्लोक भी है उसमें। उस श्लोक में एक लाइन ऐड है कि जो देश, मैं हिंदी में सुना देता हूं, जो देश हिमालय के दक्षिण में है और हिंद महासागर के उत्तर में है वह भारत है। ऐसी परिभाषा वहां पर बहुत प्राचीन काल में वेदों से उठाई हुई परिभाषा वर्णित है। तो याद रखेंगे कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर था। लिख दीजिए। देखिए, भारत हिंद महासागर के उत्तर में है। भारत, नक्शा भी देखते रहिए। भारत हिंद महासागर के उत्तर में है, ऊपर है भारत। और हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर है। हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर है। प्राचीन नाम रत्नाकर है, कभी नहीं भूलना है इसे।
अब थोड़ा बहुत डिग्रीज को देखना सीखिए। कल मैंने देशांतर और अक्षांश का परिचय इसीलिए दिया था कि आज के कक्षा में उसकी जरूरत पड़ने वाली थी, तो उसको जरूर देखिए। सबसे पहले आप इस नक्शे के सबसे टॉप को देखिए, ऊपर आप देखेंगे कि नक्शे में इस वाले एरिया में डिग्रीज मेंशन्ड है, 74, 70, इस तरह से आप देखिएगा डिग्रीज लिखी हुई हैं, 70, 72, 74, 78, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहां पर मिलेगा 82, 83, तो यानी 82 और 83 के बीच, ठीक है, 83, इसके बाद एक डॉट है, 83 है ये, इसके बीच से ऐसे एक लकीर पास करती है, इस तरह से जाती है, ध्यान रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैं यहां लिख देता हूं, ईस्ट, पूर्वी देशांतर। यह जो रेखा है यह भारत की मानक समय रेखा है। सभी को संज्ञान में रखना चाहिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय होता है, जैसे 82 से 83 डिग्री पर चले जाएंगे तो 4 मिनट के समय का अंतर हो जाएगा, यानी 15 देशांतर पर 1 घंटे का फर्क होगा। 15 गुने 4, 60 मिनट, 1 घंटे का फर्क होगा। वो भी बताएंगे कि किधर जाने पर घटता है, किधर जाने पर बढ़ता है। फिलहाल इतना याद रखिए, यह जो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, यहाँ अयोध्या दिख रहा है, इसके बगल में इलाहाबाद है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, नैनी के बदले मिर्जापुर से भी गुजरती है, मिर्जापुर को भी लिख सकते हैं, जो भारत के मानक समय रेखा को दर्शाती है। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच को पूरी दुनिया का आधार माना जाता है क्योंकि वह 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री से कैलकुलेशन किया जाता है कि कौन सा देश कितना आगे है और कौन सा देश कितना पीछे है। तो जब लंदन के ग्रीनविच में दिन के 12 बजेंगे तो भारत में शाम का 5:30 बज रहा होगा। इसको याद रखना है, लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर पर है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, देशांतर पर है, जो इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। एवं एवं यह भी ध्यान रखें कि यह लंदन स्थित ग्रीनविच के मानक समय से यह लंदन स्थित ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कोई बता सकता है आप में से कि 5.5 घंटा ही आगे क्यों है? 6 घंटा क्यों नहीं है, या 4 घंटा क्यों नहीं है? कौन बता सकता है? यह बहुत तर्क शक्ति की बात है, मतलब रीजनिंग ठीक हो तो बता देंगे आप। मैंने एक बार बता भी दिया है अभी चलते चलते। 1 मिनट रुक जाइए, एक अभ्यर्थी जवाब देने के इच्छुक हैं, सुनाइए। 82.5 डिग्री आगे है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक डिग्री पर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट। तो 82.5 को 4 से गुना कीजिए। अरे मोटा मोटा एक गुना करके देखते हैं। 80 होता तो 80 चौका 320 मिनट होता। 320 मिनट मतलब 5 घंटा 20 मिनट। तो 80 पर ही 5 घंटा 20 मिनट बढ़ गया। 2.5 डिग्री और 2.5 को 4 से गुना किए 10 हुआ, तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा। तो हमने इससे एक और चीज सीखा।
हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे देशांतर बढ़ता जाएगा, बाएं से दाएं में बढ़ रहा है। डिग्रीज देखिए ऊपर लिखी हुई है, अपने अपने मैप को देखिए, वहां दिखेगा, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ता रहेगा वैसे वैसे समय भी आगे चलता रहेगा, आगे भागता रहेगा। और जैसे जैसे पीछे जाएंगे यानी पूर्व से पश्चिम जाएंगे, वैसे वैसे समय भी एक देशांतर पर 4-4 डिग्री घटता रहेगा। और यही कारण है कि सबसे पहले सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे लास्ट में कहां पर होता है? कहां पर होता है? गुजरात में। याद रखिएगा इसको, 2 घंटे का फर्क है। 2 घंटे का फर्क क्यों है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश, 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर, वही यहां पर है 68 7 गुजरात के पास। ये लकीर जाएगी 68 7। यहां देखिए लिखा भी है 70 65। इस लकीर को देखिए, इस लकीर को देखिए, तो 97 के आसपास होगा। तो उसमें जो देशांतरी अंतर है, उस देशांतरी अंतर को 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट आता है, यानी 2 घंटा। तो याद रखना है, ज्यो ज्यो पूरब जाएंगे समय बढ़ेगा, ज्यो ज्यो पश्चिम जाएंगे समय घटता हुआ चला जाएगा। ग्लोब पर भी यह ऐसे ही ट्रेड करेगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, तो 5.5 घंटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरता है। अब ये याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तर्क शक्ति ठीक हो तो जवाब दे सकते हैं। अब देखिए अपने नक्शे में यहां देखिए 82 लिखा हुआ है, 82 के थोड़ा सा आगे 82.5 होगा, थोड़ा सा आगे 83 और 82 के बीच 82.5। यहां से स्केल से एक सीधी लाइन यदि हम खींच देंगे, ऐसे एक रेड लाइन मैंने खींची है, तो आप लोग बताइए कि ये लाइन किस किस राज्य से जा रहा है? जिस राज्य से जाएगा वही तो मानक समय रेखा का लाइन है। देख के बताइए, कोई एक व्यक्ति जो मुझे जवाब दे सके। कौन? वेरी गुड। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, उसके बाद छोटा सा एक हिस्सा जो आता है वो मध्य प्रदेश का कट रहा है। इसमें 2 राज्य हो गए मध्य प्रदेश के साथ। फिर आया छत्तीसगढ़ के बीचों बीच। फिर नीचे में आके देखेंगे ओडिशा के कॉर्नर को टच कर गया, आ, आंध्रा को काटते हुए निकल गया। तो 5 इसमें आ गए। इस 5 को कंठस्थ रखना है, लिख दीजिए। देखिए ध्यान रखेंगे कि भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे ध्यान रखेंगे कि भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे पांचों का नाम सीरियल में लिखिए। इससे 2 फायदे होंगे, उत्तर से दक्षिण के राज्य याद हो जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर लोकेशन याद हो जाएगी राज्यों की। पहला उत्तर प्रदेश, नेपाल के बाद यूपी ही पड़ता है, तो सबसे पहला यूपी। यूपी के बाद मध्य प्रदेश, समझ समझ के लिखना है, मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए एमपी के बाद पड़ रहा है कौन सा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद पड़ रहा है ओडिशा, और लास्ट में आंध्र प्रदेश, लास्ट में आंध्र प्रदेश। और आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के बाद क्या हुआ, हिंद महासागर को चीरते हुए लाइन निकल गया आगे। अब जिस देश में पड़े आगे चलकर ग्लोब में देख लेंगे उसको। तो इस तरह से मैप की प्रैक्टिस की जाती है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो याद बिल्कुल मत कीजिए, राज्यवार देखिए कि वो रेखा कहां कहां से गुजर रही है। स्पॉट पर जब देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे। लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। सबसे पहले तो आज लिखा ही दिए हैं 6 का नाम, 7वां पर भारत है। सबसे बड़े देश ऊपर से नीचे लिखेंगे वर्टिकली। पहला रूस, रूस। उसके नीचे लिखिए कनाडा,
कनाडा, चीन, तीसरा में चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। अब ब्राजील चूंकि अब देखिए यहां भी 5 नंबर पर है, जनसंख्या में भी 5 नंबर पर है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5 नंबर पर है ब्राजील में। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत, ठीक है। ब्राजील को विशेष रूप से फोकस में रखना है। अब लिखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के सबसे बड़े देश, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के सबसे बड़े देश, सबसे बड़े देश, पहला में लिखिए अपने देश का नाम भारत, भारत, उसके नीचे चीन, चीन, उसके नीचे अमेरिका, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में ही रहते हैं, जहां रामायण का भी लोकमंचन होता है, याद रखेंगे। इंडोनेशिया, ब्राजील, ब्राजील, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 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 एक शब्द है आर्कीपेलिगो। आर्कीपेलिगो, आर्कीपेलिगो का मतलब समझिए, इंग्लिश में एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आप लोगों का इंग्लिश तो काफी बढ़िया है, तो आप लोगों से एक आध प्रश्न पूछ लिया जाए इंग्लिश में, ठीक है। सबका इंग्लिश अच्छा है इसमें। आप लोग बताइए कि डाक टिकट के संग्रह को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कलेक्शन ऑफ द पोस्टल टिकट्स इज कॉल्ड एज। तब मेरा भारत महान पार्टी में है, इंडिया इज ग्रेट में कोई नहीं है। डाक टिकट के संग्रह को कोई बता सकता है क्या कहते हैं? बहुत आसान शब्द है इसके लिए, फिलाटेली। जब पढ़िएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार देखा कीजिए, इंग्लिश उतना भी खराब विषय नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। वहीं पर एक शब्द मिलेगा आर्कियोपैलिगो, आर्कीपैलिगो। आर्कीपैलिगो के आगे लिखा रहेगा कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का समूह। तो ध्यान रखना है, भारत में यदि पूछेगा कभी कि भारत का आर्कीपैलिगो किसे कहते हैं, तो भारत में सबसे अधिक द्वीप अंडमान निकोबार के पास है, तो उत्तर होगा अंडमान निकोबार। अब विश्व के लेवल पर पूछेगा तो इंडोनेशिया होगा, 13,000 से अधिक द्वीप है वहां पर, जावा, सुमात्रा, प्रसिद्ध द्वीप हैं ये सब। तो आर्कीपैलिगो का मतलब समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा इंग्लिश को भी देख लीजिए, बहुत भारी विषय तो है नहीं, भाषा ही है, और भाषा में अभ्यास से कमांड किया ही जा सकता है। मैं आप लोगों से और एक आध पूछता, लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। आप ही लोगों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ते हैं, अच्छी है अंग्रेजी। थोड़ा सा देखा कीजिए उसको। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को तो जरूर याद रखिए, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स इत्यादि को याद रखिए। एक शब्द और पूछ के देखता हूं, वर्जियस का मतलब क्या होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, किसी को पता नहीं है। वर्जियस का मतलब आप लोग नहीं कहते हैं जैसे किसी को गंवार है, मिडिल क्लास है, दैट्स कॉल्ड वर्जियस इन इंग्लिश, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आर्कीपैलिगो, तीर का चिन्ह, द्वीपों का समूह, हिंदी में लिख दीजिए, याद रहेगा। द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह। अब इसमें नोट लिखिए, इसके बाद नोट नंबर 1, नोट नंबर 1,
इंडोनेशिया के बारे में बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना है। जो इस्लामिक कट्टरवाद आज अब देखिए, कट्टरवाद से एक शब्द याद आ गया, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी चमका हुआ शब्द है आजकल अखबारों में। कौन बता सकता है कि ब्लास्फेमी, ये तो हल्का शब्द है। ब्लास्फेमी का अर्थ होता है ईश निंदा, पाकिस्तान से उभरा हुआ शब्द है। ठीक है। अभी जिस तरह की इस्लामिक कट्टरता पूरे विश्व में देखने को मिलती है, उसमें इंडोनेशिया एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इंडोनेशिया के ही नहीं बल्कि जो भी इस हिंदी पट्टी के मुस्लिम हैं, खास करके भारतीय उपमहाद्वीप के जो मुस्लिम हैं, वो ओरिजिनल तो है नहीं, कन्वर्टेड है। पहले हिंदू थे, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अब तो साइंटिफिकली भी साबित हो गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान भी इंडोनेशिया में ही रहते हैं आबादी के दृष्टिकोण से। लेकिन वहां आज भी रामायण का लोक मंचन होता है, रामायण का नाटकीय प्रस्तुतिकरण होता है। तो नोट नंबर 1 में इसी पॉइंट को मेंशन कर देंगे, लिखेंगे इंडोनेशिया में रामायण का लोक मंचन होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में रामायण का लोक मंचन होता है। लोक मंचन होता है। ठीक है, लोक मंचन होता है। पॉइंट नंबर 2 नोट में, नोट नंबर 2, यहां लगभग 13,000 द्वीप हैं। यहां लगभग 13,000 द्वीप हैं। इसीलिए द्वीपों के समूह के कारण, द्वीपों के समूह के कारण कारण इंडोनेशिया को विश्व का आर्कीपिलागो कहा जाता है। आर्कीपिलागो कहा जाता है। आर्कीपिलागो कहा जाता है। कहा जाता है। जब हम लोग अपने समय में अंग्रेजी याद करते थे, क्योंकि भारत की भाषा तो है नहीं, तो एक भारतीय को शुरू में याद ही करना पड़ेगा। तो उसमें टारगेट होता था कि ए फॉर एबेंडन से लेकर जे फॉर जेनिथ तक याद कर लेंगे। ऐसा कर लिया था। जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बैंक था, उसमें 5,000 इंपॉर्टेंट शब्द थे। तो एबेंडन, एबेंडन मतलब क्या होता है? लीव, फॉरसेक, रिलिंग्यूज, डेजर्ट, यानी छोड़ देना किसी को, एबेंडन। वहां से शुरू किया और जेनिथ तक याद कर लिया। तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो क्यों नहीं सकता है। किताबें ले लीजिए, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर्स, इस सब को थोड़ा थोड़ा अपने स्तर पर जरूर देखा कीजिए। इंग्लिश अच्छा हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर बनिएगा, हिंदी अच्छा होगा तो राज्य सरकार का अधिकारी बनिएगा। बहुत अंतर है दोनों में। केंद्र सरकार की नौकरी 30 साल के बाद नहीं मिलती है, यूपीएससी को छोड़कर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी 37 साल तक जनरल कोटे में मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा सा इंग्लिश को भी फोकस में लाइए। मुख्य बातों पर आते हैं। लिखिए जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित द्वीप हैं। इंडोनेशिया में अवस्थित द्वीप हैं। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में अवस्थित द्वीप हैं। द्वीप हैं। सबसे अधिक मुसलमान, मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। सबसे अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया में रहते हैं। अब उसी नोट में अगला एक पॉइंट लिख दीजिए, नोट में ही ब्राजील। ब्राजील के बारे में कुछ नियत क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में आजकल 10 वर्षों से, उसको जरूर देखना चाहिए। ब्राजील चर्चा में रहता है आजकल। क्यों प्रसिद्ध है? एक तो कॉफी, कॉफी के लिए ब्राजील विश्व प्रसिद्ध है। अब दूसरा है सांबा, नृत्य, इंग्लिश में डांस। देखिए ब्राजील कॉफी एवं सांबा नृत्य के लिए, सांबा डांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। ब्राजील कॉफी एवं सांबा नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध के भी कई अंग्रेजी हो सकते हैं। एक तो फेमस है जो हम सब जानते हैं, एक हो सकता है इमिनेंट, एक हो सकता है प्रोमिनेंट, ठीक है, एक हो सकता है नोटोरियस। सब तरह के शब्द हो सकते हैं। जब कोई अच्छे कामों से जाना जाता है तो इमिनेंट कहते हैं, प्रोमिनेंट कहते हैं। और जब कोई नहीं कहते कुख्यात हो गया खराब कारण से। एक हमारे गांव में एक कहावत है, या तो बहुत अच्छा करने से ही नाम होता है या बहुत बुरा करने से ही नाम होता है। तो कोई बुरा करने से नाम वाला हो जाए तो नोटोरियस, अच्छा करने से नाम वाला हो जाए तो इमिनेंट, लोकप्रिय हो जाए तो फेमस, पॉपुलर, इमिनेंट, प्रोमिनेंट। इन सब शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक शब्द के कई पर्यायवाची हो सकते हैं। तो दो चीजें याद रखना है, कॉफी और सांबा नृत्य, सांबा डांस। कॉफी का स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, टिपिकल स्पेलिंग है, कोई बता सकते हैं क्या है? वेरी गुड, COFF कॉफी। जैसे कुछ कठिन शब्द, कॉफी, कमिटी, सुपरिंटेंडेंट, कर्नल, इस सब को याद रखना है। कर्नल का स्पेलिंग होता है COLONEL, आर होता ही नहीं है। लेफ्टिनेंट का होता है LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट में कहीं एफ होता ही नहीं है। तो इन शब्दों पर भी पकड़ बनाए रखिए। एम्बेसडर, इस तरह के शब्द। आगे चलेंगे हम। देखिए, कॉफी की मुख्य प्रजाति, कॉफी की मुख्य प्रजाति अरेबिका, बायोलॉजी भी अब आ रहा है बीच में। कॉफी की मुख्य प्रजाति अरेबिका और रोबोस्टा है। रोबोस्टा है, रोबोस्टा है, इसको याद रखिए। पूछता है, धान की प्रजाति पूछ लेता है। कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्वेश्चन आने लगता है कि 5 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। कई बार जो आ, हम ये एंटीबायोटिक बनाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्या था, सबसे रिलेवेंट क्या है। तो इस सब बिंदुओं पर आपकी नजर अब होनी चाहिए। ज्योग्राफी में आपको बायोलॉजी के दर्शन होंगे, फंजाई, एल्जाई वगैरह वगैरह के दर्शन होंगे आगे चलकर। हिमालय पर ऐसे पौधों के दर्शन होंगे जो प्रकृति की स्वच्छता का भी सूचक है, पर्यावरणीय स्वच्छता का भी सूचक है। बीम परियोजना को ध्यान रखना है इस कड़ी में। करंट अफेयर्स को देखेंगे तो समुद्री स्वच्छता से बीम परियोजना का संबंध है। आगे चलते हैं। लिखिए, कॉफी के बंदरगाह का नाम सेंटोस है। कॉफी के बंदरगाह का नाम सेंटोस है। सेंटोस है। कॉफी के बंदरगाह का नाम सेंटोस है। कॉफी की सबसे बड़ी मंडी का नाम सौ पोलो है। ये सौ पोलो तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कॉफी की सबसे बड़ी मंडी का नाम, मंडी समझते हैं ना, बाजार, सौ पोलो है। जैसे भारत में सब्जी का सबसे बड़ा मंडी कहां पर है? दिल्ली के आजादपुर में है, इसको याद रखिएगा। सौ पोलो है। नेक्स्ट, और फिर से हम मैप की चर्चा करने वाले हैं। अपने नक्शे को सामने रखिए और देखिए, जब हम भारत के समुद्री क्षेत्रों की बात करते हैं, कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, तो पश्चिम में आप देखेंगे यहां से गुजरात से कुछ इस तरह से ग्रीवा बनाते हुए, ग्रीक बनाते हुए यह आता है, और नीचे इस तरह से देखेंगे तट को छूता हुआ, ये तटीय एरिया है, समुद्र के ठीक किनारे किनारे है। इस तरह से भारत, बांग्लादेश यहां छोड़ दीजिए, फिर इधर देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये कोस्टल रेंज है भारत का। इसमें 9 राज्य हैं, कभी नहीं भूलना है। जब हम तटीय राज्यों की बात करते हैं तो तटीय राज्यों में 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4। अब कौन कौन से राज्य हैं तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देख लीजिए एक बार, याद हो जाएगा। सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद यहां देखिए महाराष्ट्र है, उसके बाद छोटा सा गोवा है, उसके बाद देखिए कर्नाटक है, केरल है,
केरल तक समाप्त हो गया। अब आइए पूर्वी तट पर, यहां तक पश्चिमी तट था, अब आगे पूरब में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा मिलेगा आगे चलकर, और पश्चिम बंगाल मिलेगा। इसके बाद विदेश शुरू हो जाता है या समुद्र खत्म हो जाता है, बांग्लादेश वगैरह है, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको। तो 9 राज्य हुए, कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसको ऐसे याद रख लीजिए। और 4 यूटी भी हैं, अंडमान निकोबार है। सबसे पहले तो आपको इस साइड दिख जाएगा, तो पहले राज्य को लिख लीजिए, फिर यूटी को लिख लेंगे। लिखिए, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तटीय हैं। समुद्र तटीय हैं। समुद्र तटीय हैं। जैसे जैसे मैप में देख देख कर लिखिए खुद से। गुजरात, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाइए। गुजरात, उसके बाद खुद देखिए क्या है, मैं बाद में कहूंगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पूरे राज्यों को लिखिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। साइड साइड के 9 राज्य को लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद लिखिए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी को भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके उसके जो तीनों जिले हैं वो समुद्र के आसपास ही हैं। तो पहला लिखिए पांडिचेरी, माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु, एनम आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी, पांडिचेरी। दूसरा लिखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तीसरा, अंडमान निकोबार यहां पर है, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा, इस साइड लिखा हुआ अंडमान निकोबार। यहां पर द्वीपों का एक समूह है, जहां मैंने रेड लगाया है, उसको देखिए। अंडमान निकोबार पानी में मिलेगा पूरा। एक और लिख दीजिए दमन एंड दीव, वह गुजरात के बगल में मिलेगा आपको। इधर देखिए कहीं, इस साइड, ये देखिए यहां दमन और दीव लिखा हुआ है, यहां पर गुजरात के ठीक बगल में दमन एंड दीव। तो इन 13 को संज्ञान में रखना है। नेक्स्ट, अगला बिंदु लिखिए, अब तटीय सीमा की बात करते हैं। तट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एक तो ये जो हिस्सा है वो तट है पूरा, जहां तक ये रेड लाइन है वो सब तट है। इसकी लंबाई यदि ऐसे एक धागे से नापें इसको, तो इस धागे की लंबाई होगी 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि अंडमान का भी तट जोड़ दें, इसका भी जोड़ दें, सबका जोड़ दें तट, तो होगा 7515 किलोमीटर के आसपास। तो लिखिए, दो बातें हो गई। बिना यूटी के यदि तट को जोड़ेंगे तो 6100, और चारों यूटी को मिला के संपूर्ण जोड़ेंगे तट, तो 7515 लिख दीजिए। भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि जबकि द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई 7515 किलोमीटर है। 7515 किलोमीटर है। किलोमीटर है। अब स्थल की बात कीजिए।
अब गुजरात में जहां यहां पर समुद्र समाप्त है, तो यहां के बाद यदि हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें, किनारा बनाए इसका, तो ये जमीनी सीमा है, हमारी विदेशों के साथ लगी हुई है। ये कुछ इस तरह से ऐसे जाएगी। लिखिए, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई ऐसे आ रही है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है, ऊपर ही ऊपर, ऐसे गोल घुमाकर यहां तक, अरुणाचल के नीचे तक 15,200 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई बराबर, भारत के संपूर्ण सीमा की लंबाई बराबर 15,200 प्लस 7,515.5। 15,200 प्लस 7,515.5 बराबर 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर याद रहेगा, ऐसे निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब तट की बात कीजिए कि समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो गुजरात की है। देखिए, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य, तटीय सीमा वाले राज्य, पहला, फर्स्ट, गुजरात। अब गुजरात क्यों है, तो गुजरात में ग्रीक बहुत ज्यादा है। ग्रीक मतलब कि ऐसे आ रहा है, अब बीच में फिर धंस रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर यहां पर धंस रहा है, फिर ऐसे बगल से आएगा, यानी बड़ा लंबा लाइन बनता है। गुजरात एक नंबर। उसके बाद लिखिए आंध्र प्रदेश नीचे में, नंबर 2, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है। सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है। गोवा की है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ब्लू फ्लैग, हाल ही में ब्लू फ्लैग का संबंध, संबंध समुद्री तटों के इको लेवल से है। इको लेवल से है, समुद्री तटों के इको लेवल से है। इको लेवल से है। उसी में ऐड कीजिए, हाल ही में भारत के 12 समुद्री तटों को, हाल ही में भारत के 12 समुद्री तटों को, तटों को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे स्वच्छ माना गया है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे स्वच्छ माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में, 2022 में लक्षद्वीप का थुंडी बीच, थुंडी बीच, बीच समझते हैं, समुद्र का किनारा जो होता है,
तट, हुंडी बीच एवं कदमत, KADMAT, कदमत बीच, कदमत बीच को ब्लू फ्लैग दिया गया है, ब्लू फ्लैग दिया गया है, ब्लू फ्लैग दिया गया है, नोट लिख लीजिए। नोट में लिखिए बीम परियोजना, BEAM, बीम परियोजना का संबंध, बीम प्रोजेक्ट का संबंध, बीम प्रोजेक्ट का संबंध समुद्री तटों की स्वच्छता से है। बीम प्रोजेक्ट का संबंध समुद्री तटों की स्वच्छता से है, स्वच्छता से है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैप की तरफ लौट कर आते हैं। मैप को सामने रखकर देखिए, ये लाइन देशांतर का था, ऊपर से नीचे गिरेगा देशांतर, जबकि अक्षांश क्या होगी, हॉरिजॉन्टली कटेगी ऐसे। आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पर कर्क रेखा लिखा हुआ है गुजरात के पास, गौर से देखिए, और एक लकीर कुछ ऐसे करके यहां से निकलती है, ऐसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं इसको, 23.5 डिग्री नॉर्थ, नाम है कर्क रेखा। और आप यदि देखेंगे तो पाएंगे कि कर्क रेखा में 8 राज्य सम्मिलित हैं। एक बार देख लीजिए, गुजरात, उसके बाद देखिए क्या है, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हैं उसमें। लिख दीजिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अंग्रेजी भी लिख लेंगे इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से गुजरती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो 8 का नाम याद रहेगा, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो सीधे टिक कर देंगे। और GS में तो वो कमांड हो कि पर क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड काफी है, तो इसमें राज्यवार लिख दीजिए नीचे, जैसे में गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। रट जाइए, एकदम श्रृंखला में रट जाइए, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे याद कर लीजिए। 8 राज्य हो गए। नोट लिखिए उसके बाद। अब अपने मैप में देखिए, इस लोकेशन को देखिए, यहां पर त्रिपुरा एक राज्य है, इस पॉइंट पर पूरब की तरफ, तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऐसा अकेला राज्य है जो किसी विदेश से 3 और से घिरा हुआ है। लिख दीजिए नोट में, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा
राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट नोट लिखिए उसके बाद फिर। अब देखिए, कर्क रेखा तो केवल भारत से ही पास नहीं करती, दुनिया गोल है। तो जितना दूर भारत पकड़ा गया हो तो 8 राज्य पकड़ा गया उसका। लेकिन भारत के बाद वो जो चक्र है, वो चक्र किन किन देशों को टच करती है, इसको लिखिए। देखिए, कर्क रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। एक साथ तो पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत हद तक दिख जाएगा। इसमें यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक लाइन जा रही है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह से छूते हुए महादेशों को निकल रही है। पूरा पृथ्वी के सब तरफ होगा, गोल है। उस देश के नाम जरूर लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। ये गोल है तो एक ग्लोब है इसमें जो राउंड घूमता भी है, लेकिन उसको, उसका यूज कैसे करें उसको एक बार देखना पड़ेगा मुझे इसमें। लिखिए पहला मैक्सिको। मैक्सिको। बहामास। दूसरा बहामास। अल्जीरिया। अल्जीरिया। चौथा माली। माली। मिस्र। मिस्र। नाइजर, जिसका राजधानी है नाइजीरिया। नाइजर। नाइजर। म्यांमार। म्यांमार। यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। यूएई। यूएई। ताइवान। ताइवान। ओमान। ओ मोआकरना, ओमान। चाड। चाड। बांग्लादेश। बांग्लादेश। मोरक्को। मोरक्को। एक यात्री आया था मोरक्को से, क्या नाम था? एक यात्री आया था, उसका उत्तर और कोई दे सकते हैं? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। याद रखिएगा इसको, इब्न बतूता को नहीं भूलना है। ठीक है। आपने क्या लिखा अभी? मोरक्को। सऊदी अरब। सऊदी अरब। नेक्स्ट भारत और लीबिया।
भारत और लीबिया। लीबिया। इसके बाद फिर एक नोट लिखिए। नोट। विश्व के सबसे छोटे देश। विश्व के सबसे छोटे देश। विश्व के सबसे छोटे देश। छोटे देश। पहला लिखिए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। ब्रैकेट में लिख दीजिए वेटिकन सिटी में लिखिए ईसा मसीह का देश कहा जाता है, इसमें केवल 1,000 लोग रहते हैं। ईसा मसीह का देश कहा जाता है। ईसा मसीह का देश कहा जाता है जिसमें केवल 1,000 लोग रहते हैं। 1,000 लोग रहते हैं। दूसरा, सेकंड, मोनाको। मोनाको। ब्रैकेट में लिखिए इटली फ्रांस की सीमा पर है। इटली फ्रांस की सीमा पर है। वहीं लिखिएगा भूमध्य सागर में है, उसी में मोनाको में भूमध्य सागर में है। ये सबसे छोटे छोटे देश हैं। तीसरा लिखिए नारू। ब्रैकेट में प्रशांत महासागर में है। नारू प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है। लास्ट पॉइंट आज के लिए, एक पॉइंट है भारत में नागपुर। नागपुर एक जगह है जिसको 0 पॉइंट या 0 माइल ऑफ इंडिया कहते हैं। लिख दीजिए नागपुर को भारत का 0 पॉइंट कहा जाता है। नागपुर को भारत का 0 पॉइंट कहा जाता है। 0 पॉइंट कहा जाता है। तो यह था भाग 2। अब लिखिए हेडिंग देकर भाग 3 कल के लिए, भारत के पड़ोसी देश। पढ़ के आइएगा इसको, और पढ़ने से भी ज्यादा नक्शा को देके आ जाइएगा तो गाड़ी चल जाएगा उससे। आसपास देख लीजिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कब अलग हुए, कितनी जनसंख्या है, विश्व में क्या भूमिका रखता है, क्या स्थान रखता है, वैश्विक पॉलिटी में उसकी क्या जगह है, उत्पादन में किस स्थान पर है, किस क्षेत्र में अव्वल है, कहां पर शून्य पर है, नील है। इन सभी बिंदुओं को आप कल देख कर आ सकते हैं। मैप सभी ने ले ही लिया है। अगली कक्षा को हम कल संचालित करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।